अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले टॉपिक्स की एक सीरीज़ में हमने सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स के मतलब बात की थी। आज हम बात करते हैं कि सर्विस प्लानिंग और डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स के मतलब कि बुनियादी तौर पे सर्विसेज के डिज़ाइन में कौन से एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए और उसमें प्लानिंग के हवाले से क्या चीज़ें जो ना वो कंसिडर करनी चाहिए। सर्विस इंजीनियरिंग में बुनियादी तौर पे ये एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को या किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, आईटी इन्वायरमेंट बेसिकली। अगर हम गौर करें तो बेसिकली जो सिंपल सर्विस होती है दैट इज़ जस्ट मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर हम वेब सर्विस अगर हम एक बेसिक या सिंपल आईटी सर्विस की मतलब बात करें, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है, तो इस सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग दी रिलेटेड सॉफ्टवेयर। लेकिन यह है कि सारी सर्विसेज जो ना आईटी की सर्विसेज जो ना वो सिंपल नहीं होती हैं, बल्कि उनके लिए हमें सर्विस आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है और उसके लिए हमें लोकल इंजीनियरिंग के प्लान्स को बनाना पड़ता है। तो सर्विस डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान्स शामिल होते हैं जिनको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है और उनको फिर डॉक्यूमेंट भी करना पड़ता है। इस हवाले से जो चीज़ें हैं, जो प्लान्स होते हैं, उसमें सबसे पहले तो सर्विस आर्किटेक्चर है, फिर उसके बाद लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स होते हैं और फिर ऑपरेशन मॉडल या फिर सपोर्ट मॉडल होता है। सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है और लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स क्या होते हैं, इनके मतलब हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से बुनियादी तौर पे कनेक्टेड होते हैं। तो सर्विस आर्किटेक्चर बुनियादी तौर पे ये डिफाइन करता है कि कौन से एलिमेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स किसी सर्विस में इस्तेमाल होंगे, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, उनकी लोकेशंस वगैरह या उनकी इंस्टॉलेशंस या वगैरह क्या होंगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे, बेसिकली हाई लेवल के ऊपर। ये बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन होता है। बेसिकली हम सर्विस आर्किटेक्चर को हाई लेवल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स होते हैं। ये लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स जो ना वो आमतौर पे आर्किटेक्चर से ही जो ना वो ड्राइव्ड होते हैं, यानी कि अगर आर्किटेक्चर सर्विस का आर्किटेक्चर चेंज होता है तो लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स भी चेंज होंगे। और ये भी पॉसिबल होता है कि लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स में जब हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके साथ ही फिर सर्विस का आर्किटेक्चर भी जो ना उसके ऊपर अफेक्ट होता है और फिर सर्विस के आर्किटेक्चर को भी चेंज करना पड़ता है। जब हम लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स और सर्विस आर्किटेक्चर को डिफाइन कर लेते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो फिर इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम सर्विसेज के लिए ऑपरेशन मॉडल को बनाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो सर्विस आर्किटेक्चर और लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स हैं ये इटरेटिव हो सकते हैं, मल्टीपल राउंड्स में जो ना इनको डिफाइन किया जाता है और उसकी बेस पे ऊपर फिर ऑपरेशन मॉडल को बनाया जाता है। अब अगर हम सर्विस आर्किटेक्चर को डिटेल से देखें तो सर्विस आर्किटेक्चर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि बेसिकली हाई लेवल डिज़ाइन होता है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द पार्ट्स विल वर्क टुगेदर, व्हिच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम इसको बेसिकली बुनियादी तौर पे हाई लेवल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो सर्विस हाई लेवल आर्किटेक्चर को, हाई लेवल डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ईमेल सर्विस को के आर्किटेक्चर को देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखें तो उसमें क्लाइंट्स होते हैं जिनके ईमेल एड्रेसेस वगैरह होते हैं, जिन्होंने ईमेल को एक्सेस करना होता है या रिप्लाई करना होता है या उनको रीड करना होता है। हर क्लाइंट का जो ना वो अपना मेल बॉक्स होता है और ये मेल बॉक्सेस जो ना वो मेल सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि अपने तौर पे अगर इसमें कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें क्लाइंट्स आ गए, मेल बॉक्सेस आ गए, मेल सर्वर्स हैं, और फिर उसके बाद मेल होस्ट होता है जो कि बुनियादी तौर पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है दूसरे मेल गेटवे तक। और मेल गेटवेज जो ना वो आमतौर पे इंटरनेट की सर्विस से कनेक्टेड होते हैं या इंटरनेट की मेल गेटवे से कनेक्ट होते हैं। तो इस हवाले से देखें तो जो सर्विस आर्किटेक्चर में हम जिन चीज़ों को जो डिफाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं, उनमें सबसे पहले सर्विस की टाइप होती है, जैसे कि हमने अभी ईमेल की सर्विस की बात की, और फिर उसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं कि साइट्स के हवाले से बहुत से कंसर्न्स हो सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं या उनकी ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग के मतलब हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि किस किस्म की मशीन्स होंगी,
टेक्नोलॉजीज़ कौन सी होंगी और उसकी टोपोलॉजीज़ क्या होंगी, स्टोरेज किस तरह से होगी और नेटवर्क्स किस किस्म के नेटवर्क्स यूज़ होंगे या फिर नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। इसी तरह से इसमें आईपी एड्रेसिंग का प्लान भी का डिज़ाइन भी शामिल होता है कि हम कौन सी क्लासेस के एड्रेसेस को यूज़ करेंगे। आमतौर पे पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है ना उसमें बहुत ही लिमिटेड जो ना वो ऑप्शंस होते हैं, जबकि इंटरनल आईपी एड्रेसेस के लिए बकाया तौर पे एक डिज़ाइन या फिर हायरार्की की ज़रूरत होती है। अगर हम लोकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बुनियादों पे लोकल इंजीनियरिंग प्लान को हम लो लेवल डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, और इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी सर्विस के लिए वो उनका कंपोनेंट लेवल के प्लान्स होते हैं। और फिर ये होता है कि इसमें हम प्रोडक्ट ऑर्डरिंग कैसे ऑर्डर करेंगे या फिर उन डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट के कोड्स क्या होंगे जो मैन्युफैक्चरर्स उनसे जो रेफर करेंगे। इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं लाइक केबल माउंटिंग ब्रैकेट्स, कनेक्टर टाइप्स या केबल टाइप्स, ये वगैरह इसमें लोकल इंजीनियरिंग प्लान में शामिल होती हैं। तो लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स में बेसिकली डिटेल्ड लेवल के आईपी एड्रेसिंग हायरार्की को डिस्कस किया जाता है कि बुनियादों पे डिफरेंट किस्म के होस्ट्स को कौन से आईपी एड्रेसेस जो ना वो असाइन किए जाएंगे। अब ऑपरेशनल प्लान जो ना इसको हम सर्वर सपोर्ट प्लान भी कहते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे कि ये कि इस सर्विस को ऑपरेशनल और यूज़फुल रखने के लिए हमें किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें बुनियादी तौर पे ऑपरेशन लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सपोर्ट के हवाले से भी एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो सर्विस डिज़ाइनिंग की गाइडलाइंस में जो डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं उसमें सिंप्लिसिटी है, वेंडर सर्टिफाइड डिज़ाइंस हैं, डिपेंडेंसी इंजीनियरिंग है, होस्ट नेम और सर्विस नेम्स की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और फिर ऑपरेशनल लेवल के ऊपर सपोर्ट के मतलब सर्टेन गाइडलाइंस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें, व्हेन इंजीनियरिंग ए सर्विस द फार मोस्ट कंसिडरेशन शुड बी द सिंप्लिसिटी, यानी कि जब हम एक सर्विस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जितना हम सर्विस को जो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सिंपल रख सकते हैं और हमें उतना उसको उस लेवल तक सिंपल रखना चाहिए। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट अफेक्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, तो लेकिन यह है कि जितना हम इसको सिंपल रख सकते हैं उतना ही उसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। अब यह है कि जो सिंपल सर्विसेज के जो डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स हैं उसमें मेंटेनेंस की एस्पेक्ट शामिल हैं, एक्सपेंशन के एस्पेक्ट शामिल है और इंटीग्रेशन के हैं। तो अगर हम सर्विसेज को सिंपल रखते हैं तो इट विल बी ईजियर टू मेंटेन देम और इट विल बी ईजियर टू एक्सपेंड देम, यानी कि अगर हम उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या स्केलेबल करना चाहते हैं, हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, तो जो सिंप्लीफाइड सिंपल सर्विसेज होती हैं उनको हम अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। फिर इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स टू इजीली इंटीग्रेट विद द अदर सिस्टम्स। तो जो कॉम्प्लेक्स सर्विसेज होती हैं उसमें बुनियादी तौर पे कन्फ्यूजन, मिस्टेक्स और यूजेज स्लोअर और कॉस्ट के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। कन्फ्यूजन में ये होता है कि कम्प्लेक्स सर्विसेज अगर कम्प्लेक्स हों तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो ना वो अराइज हो सकती हैं और बहुत सी मिस्टेक्स भी पॉसिबिलिटी जो ना वो हो सकती है कि ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस कुछ मिस्टेक्स हो जाएं इंजीनियर्स से या फिर दूसरी टीम्स के। इसके अलावा इसको यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है और आमतौर पे जो इनका रिस्पांस जो होता है वो भी स्लो होता है और फिर इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, यानी कि इनको सेटअप करना भी कॉस्टली होता है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग फेज क्रिएट मल्टीपल डिज़ाइन प्रपोजल्स। दिस इज़ ए गुड प्रैक्टिस कि हम जो ना मल्टीपल डिज़ाइन जो ना प्रपोजल्स को जनरेट करें और फिर उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें और उनको मैनेजेबल करें कॉस्ट के हवाले से या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमने ऊपर कंसिडर किए हैं। और जितना हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उसको रिवाइज करें और अगेन जो ना अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच करें कि क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं कि नहीं होती हैं।
बेसिकली ये कि गुड इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट हैविंग द एबिलिटी टू क्रिएट परफेक्शन इन द फर्स्ट ड्राफ्ट, but rather than being able to iterate over many variants, improving each one until we have a certain design that we want. फिर हम वेंडर सर्टिफिकेशंस, सर्टिफाइड डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं कि बुनियादों पे आमतौर पे जो आईटी प्रोडक्ट्स के वेंडर्स होते हैं उनकी अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस में आमतौर पे ये होता है कि दे डिस्क्राइब्स द मिनिमम सीपीयू, रैम एंड डिस्क रिक्वायरमेंट्स, and they also publish certified engineering designs or vendor best practices. और इसके अलावा there are many separate engineering recommendations for use with. अब ये है कि vendor designs are basically best practice engineering designs. They have real world experience and they are tested with the labs and real world scenarios, यानी कि उनके यूजर्स, एक्चुअल यूजर्स के ऊपर भी टेस्टेड होती हैं। फिर इसके अलावा उनमें ये कि उनके लिए लोड टेस्टिंग भी एवेल्यूएट की होती है। तो इसलिए जो ना वो वेंडर डिज़ाइन जो ना वो आमतौर पे प्रेफर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा जो वेंडर्स के इंजीनियर्स और उसके जो डिफरेंट किस्म के टीम्स होती हैं उनका एक्सपीरियंस उसमें शामिल होता है, यूज़र एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के टेस्ट और एवेल्यूएशन टेस्ट वगैरह भी उसमें शामिल होते हैं। तो इस हवाले से हमें वेंडर्स के डिज़ाइन को ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन उनको साथ में वेरीफाई भी करना चाहिए। स्टेइंग टू फार फ्रॉम द वेंडर रिकमेंडेशंस विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सपोर्ट, यानी कि अगर आपका डिज़ाइन जो ना वो वेंडर्स की रिकमेंडेशंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो उस सूरत में आपको सपोर्ट भी जो ना वो जो ना नहीं मिलती है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आल्दो के हम वेंडर डिज़ाइंस जो ऑलरेडी बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आमतौर पे लोकल इंजीनियरिंग प्लान्स के साथ रिलेटेड होती हैं और उसके बारे में जो ऑर्गेनाइजेशंस की आईटी टीम्स हैं उन्हीं को जो ना वो डिज़ाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दी हार्डवेयर वेंडर्स को डिसाइड करना, उनके मॉडल नंबर्स को सिलेक्ट करना, डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हो सकते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशंस को चूज़ करना जो कि वेंडर्स की रिकमेंडेड भी होती हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर आईपी एड्रेसेस का प्लान कि आईपी एड्रेसेस कौन से हमने यूज़ करने हैं, आईपी एड्रेस की रेंज कौन सी यूज़ करनी है और उसकी सबनेटिंग कैसी होगी। फिर नेटवर्क स्विच के कनेक्शंस के बारे में है, रैक्स की डिप्लॉयमेंट के मतलब है, और इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट करना पड़ता है। रिलायबिलिटी के हवाले से एक अहम बात यह है कि बुनियादी तौर पर रिलायबिलिटी किसी सर्विस की या सिस्टम की उसके डिपेंडेंट कंपोनेंट्स से ही एवेल्यूएट की जाती है। अगर डिपेंडेंट सिस्टम्स हैं वो रिलायबल नहीं है तो एक सिस्टम या फिर ओवरऑल सिस्टम या फिर सर्विस भी रिलायबल नहीं हो सकती है। फिर यह है कि जैसे जैसे सिस्टम्स है ना वो बड़े होते जाते हैं, उनके साइज जो है ना बड़ा हो जाता है या उनमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो ना बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कम्प्लेक्सिटी जो ना वो इंक्रीज़ होती है, तो डिपेंडेंसीज भी जो ना वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। And these dependencies can be managed during the engineering process in ways that greatly improve the resulting system's reliability. प्राइमरी डिपेंडेंसीज के हवाले से ये बात इम्पोर्टेंट है कि बुनियादी तौर पे प्राइमरी रिलायबिलिटी जो है वो कोर सिस्टम की रिलायबिलिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि जो कोर सिस्टम है सिर्फ उसी की रिलायबिलिटी पे प्राइमरी रिलायबिलिटी जो ना वो डिपेंड करती है। और इस हवाले से जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास बेसिकली कोई ऐसे कंट्रोल तो नहीं होते कि वो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को कंट्रोल कर सकें, स्पेशली जब सॉफ्टवेयर जो ना वो थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने डेवलप किए हों। तो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके पास यही चॉइस होती है कि वो अपने डिसीजंस जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं या सर्विसेज या फिर ऑपरेशनल लेवल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इस अजम्पशन के साथ जो ना राइट किए जाते हैं कि हार्डवेयर जो ना वो विल बी वर्किंग ऑलवेज परफेक्ट।
तो इस हवाले से जो सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जो ना वो रिलायबिलिटी के फीचर्स जिनके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं, वो आमतौर पर रिडंडेंसी के ऑप्शंस होते हैं या फिर प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसके बरक्स सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ को कंट्रोल कर सकें, यानी कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ को कंट्रोल करके बुनियादी तौर पे सर्विस की रिलायबिलिटी को मैनेज कर सकें। तो इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि ये इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाए कि बेसिकली डिपेंडेंसीज है क्या हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो जिन पर ये सर्विस कोई पर्टिकुलर सर्विस जो ना वो डिपेंड करती है। इस मकसद के लिए आमतौर पे एक डिपेंडेंसी मैट्रिक्स जो ना वो यूज़ किया जाता है। तो इस मकसद के लिए एक डिपेंडेंसी मैट्रिक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब सिस्टम्स होते हैं उनके साथ डिपेंडेंसी को इनलिस्ट किया होता है। और आमतौर पे ये जो डिपेंडेंसी मैट्रिक्स होता है वो एक ट्री की तरह होता है, जिसमें ट्री डायग्राम की तरह होता है, जिसमें जो चाइल्ड नोड्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे डिपेंडेंट सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि नेबरिंग नोड्स होती हैं वो बुनियादी तौर पे नॉन डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं। इसको डिपेंडेंसी मैट्रिक्स को हाई रिस्क डिपेंडेंसीज डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, and it is also useful for operational tasks such as basic debugging as well as disaster planning। तो जो डिफरेंट किस्म की एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होती हैं वो तीन किस्म की हैं। एक तो वो हैं जो हार्ड डिपेंडेंसीज होती हैं, और दूसरी सॉफ्ट डिपेंडेंसीज हैं, और इसके बाद ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो कि ग्रेसफुल डिग्रेडेशन प्रोवाइड करती हैं। हार्ड डिपेंडेंसीज की सूरत में अगर डिपेंडेंट सिस्टम जो ना वो फेल हो जाता है तो मेन सर्विस भी बुनियादी तौर पे अनअवेलेबल हो जाती है, जबकि सॉफ्ट डिपेंडेंसी की सूरत में जो सब कंपोनेंट्स हैं अगर फेल हो जाते हैं तो सर्विस डायरेक्टली फेल नहीं होती बल्कि डिग्रेड हो जाती है या उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन में आमतौर पे इस तरह से होता है कि जो सब सिस्टम्स हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसके कोई अल्टरनेट मेथड्स होते हैं कि जिसकी वजह से सर्विस जो है वो कंटिन्यूड रहती है या अवेलेबल रहती है, और जैसे ही वो सब सिस्टम्स जो है ना वो दोबारा से अवेलेबल होते हैं तो सर्विस अपनी दोबारा पे ओरिजिनल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के साथ अवेलेबल हो जाती है। तो ये कि सर्विस इस हवाले से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को हार्ड डिपेंडेंसीज को डिटरमाइन करना चाहिए और उनको एलिमिनेट करना चाहिए, या फिर अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो उनको किसी तरह से सॉफ्ट डिपेंडेंसीज बनाया जाए या फिर वो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन वाली डिपेंडेंसीज जो है ना वो बन जाएँ। तो डिपेंडेंसी अलाइनमेंट जो है ना वो एक अनदर ट्रिक है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से फेलियर डोमेन्स को मैनेज किया जाता है। फेलियर डोमेन इज़ ऑल द सर्विसेज, लोकेशंस एंड यूजर्स that are adversely affected when a particular component fails or it is taken out of service। आमतौर पे गुड इंजीनियरिंग requires taking the time to think through how we can shrink failure domains or divide large failure domains into smaller isolated failure domains। इस हवाले से जो डिफरेंट किस्म की जो फेलियर डोमेन्स होती हैं वो हार्डवेयर फेलियर डोमेन्स होती हैं। इसके लिए हम जो ना वो जो डिफरेंट किस्म की सब डोमेन्स हैं उनको रिडंडेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर स्ट्रिप्स को या फिर सीपीयूज़ को या फिर स्टोरेज को या फिर जो वीपीएन के लिए डिवाइसेस वगैरह यूज़ होते हैं उनको हम रिडंडेंट बना देते हैं उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट्स जो ना वो कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो ना आमतौर पे हार्डवेयर लेवल की जो फेलियर डोमेन्स हैं उनको लिमिट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरी सर्विस फेलियर डोमेन्स में ये है कि हम इसमें तमाम डिपेंडेंसीज़ को सेम मशीन के ऊपर अलाइन करते हैं और जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको भी सेम मशीन तक ही लिमिट रखते हैं। ऐसा ना हो कि जो सर्वर्स के स्टार्टअप के लिए हमें स्क्रिप्ट्स कहीं और से डाउनलोड करने पड़े या किसी दूसरी डोमेन से डाउनलोड करने पड़े, या कोई ऐसा सर्वर है जो दूसरी डोमेन में जो ना फॉल करता है और वहाँ से हमें डाउनलोड करके स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करना पड़े। इस सूरत में ये है कि अगर दूसरी फेलियर डोमेन में जो मशीन्स हैं वो फेल होती हैं तो ऑफ कोर्स ये सर्विस भी फेल हो जाएगी। इसी तरह से एक और जो डिपेंडेंसी की अलाइनमेंट होती है वो है रैक की, कि सब कंपोनेंट्स जो ना वो एक ही रैक में इंस्टॉल किए जाने चाहिए। या फिर यह कि फॉर एग्जांपल रिडंडेंट रैक के लिए हम सेपरेट सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही रैक में हों,
ताकि अगर दूसरा कोई रैक वगैरह में पावर फेलियर आती है, कोई इश्यूज आते हैं, तो वो इनसे अफेक्ट ना हो। फिर उसके बाद लोकेशन फेलियर डोमेन्स होती हैं। इसमें ये होती है कि क्योंकि आमतौर पर इंटरप्राइज नेटवर्क्स जो ना मल्टीपल साइट्स के ऊपर जो ना वो कंटेंट होते हैं, तो ये है कि अगर एक साइट फेल हो तो सिर्फ उसी साइट में सर्विसेज को अफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सारी के सारी सर्विस जो ना थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन जो ना वो फेल हो जाए। तो अगर हम साइट्स को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं तो इस तरह से तो हम लोकेशन फेलियर डोमेन्स को कंटेन कर सकते हैं। तो कंटेन करने का मतलब ये है कि वो फेलियर सिर्फ उसी साइट को अफेक्ट करेगी। फिर ये है कि मशीन्स के नेम होते हैं, हॉस्ट नेम्स होते हैं सर्वर्स के, उनको सर्विस से जो ना वो सेम नेम ही जो ना वो रख देते हैं, जिसकी वजह से जो ना वो काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर अपग्रेडेशन, और जब हम कोई नई सर्विस जो ना वो स्टार्ट करना चाहें, तो इसलिए जो ना वो ये ज़रूरी होता है कि हम सर्विस नेम्स को मशीन नेम्स के से डिकपल करें, यानी कि सर्विस का नाम कुछ और होना चाहिए और सर्वर का हॉस्ट नेम जो ना वो कुछ और होना चाहिए। इस हवाले से बेटर चॉइस ये होती है कि हम एलियासेस यूज़ करें, जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सपोर्टेड भी होते हैं। एलियासेस जो ना दैट हेल्प टू डिकपल दी मशीन नेम्स फ्रॉम दी सर्विस नेम। और ये भी है कि इस हवाले से हमें आईपी एड्रेसेस को कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहिए, जैसे DHCP वगैरह की सर्विस होती हैं। फिर सपोर्ट के हवाले से ये है कि ड्यूरिंग प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग फेज we need to consider how services will be supported during its life cycle. तो जो सपोर्ट में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, पैचिंग, अपग्रेडिंग, परफॉर्मिंग बैकअप्स एंड स्केलिंग द सर्विस। फिर इसमें पीपल और प्रोसेसेस के एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें आइडेंटिफाइंग एंड ट्रेनिंग दी सपोर्ट ग्रुप्स, डेवलपिंग मैकेनिज्म्स फॉर कस्टमर्स टू रिपोर्ट प्रॉब्लम्स एंड सबमिट रिक्वेस्ट्स एंड प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर कस्टमर्स एंड द सपोर्ट टीम्स। इसमें यह है कि सपोर्ट प्लानिंग एस्पेक्ट्स जो हैं डिफरेंट किस्म के, उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मॉनिटरिंग के हवाले से हैं, और दूसरे सपोर्ट मॉडल है, फिर सपोर्ट सर्विस रिक्वेस्ट का मॉडल के हवाले से हैं, और फिर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हैं। हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। तो मॉनिटरिंग में ये है कि अगर एक सर्विस जो ना मॉनिटर्ड, अगर एक एप्लीकेशन जो ना वो मॉनिटर्ड नहीं है, तो हम इसको सर्विस जो ना वो नहीं कह सकते, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जो सर्विस के तमाम कंपोनेंट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो सर्वर्स हैं, दे शुड बी मॉनिटरेबल। ए सर्विस शुड बी मॉनिटर्ड फॉर अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स, परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी प्लानिंग। इसके अलावा जो हेल्प डेस्क और फ्रंट लाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं मस्ट बी ऑटोमेटिकली अलर्टेड टू द प्रॉब्लम्स विद द सर्विस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट जो ना वो हेल्प डेस्क या फिर फ्रंट लाइन सपोर्ट ग्रुप को इसकी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो ना वो आया नोटिफिकेशंस भी हो सकती है, ईमेल के ज़रिए से भी हो सकती है, SMS के ज़रिए से भी जो ना वो हो सकती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉनिटरिंग सिर्फ पीरियोडिकल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा कंटिन्यूसली सिस्टम्स को मॉनिटर होना चाहिए और उनकी कैपेसिटी प्लानिंग वगैरह को रिव्यू किया जाना चाहिए। इस हवाले से कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें जो ना वो डिफ़ाइन करना चाहिए और उसके लिए डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस को जो ना डेवलप करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि व्हाट टू मॉनिटर एंड व्हाट इवेंट्स शुड ट्रिगर नोटिफिकेशंस, यानी कि कौन सी कंपोनेंट्स हमें मॉनिटर करने चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को मॉनिटर करने चाहिए और किन इवेंट्स की सूरत में नोटिफिकेशंस को ट्रिगर होना चाहिए। फिर इसमें यह है द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू कंपोनेंट्स इनटू द मॉनिटरिंग सिस्टम एज सिस्टम इज स्केल्ड अप और अपग्रेडेड, दिस शुड बी आल्सो मॉनिटर्ड एंड डिफाइंड। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप किसी सिस्टम में नया कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पे प्रोसेसेस जो है वो डिफाइंड होने चाहिए और दैट शुड बी मॉनिटर्ड। फिर इसके अलावा ये कि हाउ कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस हैज़ सिमिलर इम्पैक्ट एज एडिंग द न्यू सिस्टम्स। तो इस चीज़ को भी जो ना वो मॉनिटर होना चाहिए और इसके प्रॉपर्ली नोटिफिकेशंस होने चाहिए। फिर ये है कि इन सारे प्रोसेसेस को हम अगर ऑटोमेट कर सकें या फिर इसको अगर ऑटोमेशन की ज़रूरत है कि नहीं है या फिर किस तरह से इसको ऑटोमेट किया जा सकता है। एंड दीज प्रोसेसेस नीड टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड।
सपोर्ट मॉडल के हवाले से ये है कि द सपोर्ट मॉडल नीड्स टू स्पेसिफाई हु सपोर्ट्स द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विस। कि हम ये देखें कि जो एक सर्विस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली उसके लिए सपोर्ट टीम्स कौन सी हैं, सपोर्ट कॉन्टैक्ट पर्सनस कौन से हैं, क्योंकि सर्विस के आर्किटेक्चर में मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए मुख्तलिफ किस्म की कैपेबिलिटीज़, ट्रेनिंग्स या फिर जो ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए जो ना हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम कॉन्टैक्ट पर्सनस को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके लिए हमें जो डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। The OLAs and SLAs for the service needs to consider the OLAs and SLAs of the all constituent parts। यानी कि जितने भी सब सिस्टम्स हैं उन सब का जो SLAs और OLAs हैं वो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होने चाहिए, और इसके अलावा जो सर्विस का डिज़ाइन है वो उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आमतौर पे इन स्मॉल और मीडियम साइज कंपनी मैनी ऑफ द रोल्स विल बी परफॉर्म बाय सेम पीपल, जिसकी सूरत में ये होता है कि सारे लोग जो ना वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। अगर सेम ग्रुप ऑफ पीपल है तो लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे और दे विल बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि किसका रोल क्या है। जबकि लार्ज कंपनीज में देयर विल बी डिफरेंट टीम्स सपोर्टिंग ईच अदर कंपोनेंट and most of the time they don't know each other and thus these processes and communication paths may not be clear। तो इसलिए जो ना जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेसेस और जितने SLAs हैं या प्रोसेस हैं उनकी क्लियरली डेफिनेशन होनी चाहिए, उनको डिफाइंड होना चाहिए और उनकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और यूजर्स के साथ जो ना कम्युनिकेटेड होने चाहिए। फिर हम सर्विस रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो आमतौर पे लोकल इंजीनियरिंग प्लान में जो ना सर्विस रिक्वेस्ट का मॉडल जो है ना वो मौजूद होना चाहिए, जो कि बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि विच रिक्वेस्ट यूज़र कैन मेक रिलेटिंग टू दिस सर्विस, हु कैन मेक दिस रिक्वेस्ट, हाउ दे मेक दिस रिक्वेस्ट, या फिर विच अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, हु एक्ट्स ऑन दी रिक्वेस्ट, यानी कि किसने इन रिक्वेस्ट के ऊपर जो ना वो एक्ट करना होता है, या फिर कि विच इसके अलावा विच चेंज कंट्रोल पॉलिसीज़ हैव टू बी अप्लाइड, एंड इसके अलावा विच SLA इज़ यूज फॉर टर्निंग अराउंड दीज रिक्वेस्ट्स। यानी कि अगर हम इन रिक्वेस्ट को जो सर्विस की रिक्वेस्ट हैं वो आमतौर पे इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना चाहिए कि हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, कौन से अप्रूवल्स चाहिए, या फिर किस तरह से जो ना वो डिफरेंट किस्म के एक्शंस जो ना वो लेने हैं। वर्क विद दी वेंडर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन विच टास्क आर रिक्वायर्ड and we need to document them and then practice them in the testing environment। ये सर्विस रिक्वेस्ट मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट जो ना होता है कि हम जो ना वो जो डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं या वेंडर्स हैं उनके साथ जो डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस हैं उनको डिफ़ाइन करें और डिफरेंट किस्म के टास्क को आइडेंटिफाई करें और जो ना उनको डॉक्यूमेंट करके आपस में कम्युनिकेट भी करने हैं। इस हवाले से कि ट्राई टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ ईच टाइप एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स what would trigger a request of each type and what kind of turnaround time they would expect for the each request। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ये है कि as a part of support planning operational procedures must be defined। आमतौर पे ये जो procedures होते हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें आमतौर पे जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो बैकअप्स और रिस्टोर्स के मतलब होती है, BCP के मतलब होती है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और रिकवरी प्लान्स के मतलब, टास्क जो होते हैं जब नए यूज़र्स आते हैं तो उनको ऑनबोर्डिंग के टास्क जो ना वो क्या वो डिफाइंड होते हैं। इसके अलावा जब हम यूज़र्स को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर पीरियोडिकल टास्क जो ना वो जो परफॉर्म होने चाहिए उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी दूसरी चीज़ें जो सर्विस की रनिंग ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड क्लियरली होनी चाहिए और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट की जानी चाहिए। बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो ना इन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करें। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर वेल डिफाइंड होने के बाद इनको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए, उनको कम्युनिकेट भी करना चाहिए और इट शुड बी मेक श्योर कि जो यूज़र्स हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं दे अंडरस्टैंड दिस प्रोसेसेस दिस प्रोसीजर्स। अब ये है कि जब भी कोई टास्क जो ना परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए एक रन बुक होनी चाहिए या एक लॉग बुक होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट किस्म के प्रोसेस होने चाहिए कि किस तरह से कोई टास्क जो ना वो परफॉर्म किया जाएगा। और इस मकसद के लिए इस तरह की रन बुक्स हैं
इनके लिए भी जो ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर जो ना वो गाइडलाइंस होनी चाहिए, और इन गाइडलाइंस को या रन बुक्स को हमें टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट भी करना चाहिए इससे पहले कि हम जो ना दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करें। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी डिफरेंट किस्म की आईटी सर्विसेज को डिप्लॉय करने की और उनके ऑपरेशन मॉडल्स के हवाले से और जो डिपेंडेंसीज़ हैं उनको मैनेज करने के हवाले से। थैंक यू।